अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत पुराने शागिर्द अरसलान। इनका नाम इस्माइल भी है और ये मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 8 साल से। पाकिस्तान में काफ़ी सारे काम करते रहे और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स करते रहे, लेकिन टारगेट इनका ये था कि किसी वेस्टर्न कंट्री में जाना है, किसी बेहतर कंट्री में जाना है आला तालीम के लिए। तो इनका जो सफ़र है वो बहुत दिलचस्प रहा और माशाल्लाह शादी के बाद अपनी वाइफ को भी ये ले गए वहाँ पर, 2 बेटे भी हैं। तो आजकल ये पाकिस्तान आए हुए हैं छुट्टियां गुजारने फैमिली के साथ। तो मैंने वो ये मौका गनीमत जाना और मैंने चाहा कि वो खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पास कुछ गाइडलाइंस हो। तो इसी हवाले से अरसलान से बात करेंगे। जी अरसलान, तो मैंने कुछ इंट्रो करवा दिया आपका। अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से आपको पता है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हालात से, माशी सूरत हाल से, पॉलिटिकल सूरत हाल से मुतमईन नहीं है। ये चाहते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के किसी स्टेबल कंट्री में जाएं। तो आपका क्या मशवरा है कि स्टूडेंट्स को कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जो कि लीगल भी हो और उनके लिए आसान भी हो? सबसे पहले तो ये कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने एजुकेशन के लिए जाना है और फिर वापस आ जाना है, या फिर आपने परमानेंट इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको मैट्रिक के बाद से अपना गोल और सारे जो प्लान्स हैं वो सेटल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली होता ही है कि मैट्रिक के बाद लोग इंटर करते हैं और लड़के अमूमन बीकॉम वगैरह कर लेते हैं, बीए, और उसके बाद अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीजा। अच्छा, इसमें एक नुकसान ये है कि आप स्टूडेंट वीजा पे जाने के बाद आपको वहाँ पे ईयरली कम से कम भी $20,000 फीस देनी पड़ती है, और आपको उसके अलावा स्टूडेंट वीजा पे कम से कम भी 3 से 5 साल लग जाते हैं वहाँ पे पीआर के पाथवे तक पहुँचने में। अच्छा, वही काम आप यहाँ रह के भी कर सकते हैं अगर आप मैट्रिक के बाद, नॉर्मली यहाँ पे डीए को इतना इम्पोर्टेंट नहीं तस्वर किया जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेड्स पर्सन है, जो स्किल्ड ट्रेड है, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैंने एमबीए किया हुआ है, लेकिन मेरी भी इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी एक प्लम्बर की या एक इलेक्ट्रिशियन की या एक कारपेंटर की होगी। तो अब हमारे पास अगर स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद डीए कर लें इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या कारपेंट्री में, इस तरह की किसी चीज में, और उसके बाद 3 साल यहाँ एक्सपीरियंस लेंगे उस चीज पर, तो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, कनाडा या अमेरिका, वहाँ एज अ स्किल्ड माइग्रेंट अप्लाई कर सकते। आपने कहा DAE मतलब डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। जी यहाँ पे पाकिस्तान में इसको तो बहुत ही लो समझा जाता है, लेकिन आप इसकी बहुत वैल्यू बता रहे हैं। जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए इसको। जी बिल्कुल, असल में पाकिस्तान में लोगों का कंसेप्ट या माइंड सेट ये है कि आपने डीए किया हुआ है, जो लोग इंटर, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से नहीं कर सकते वो लोग डीए करते हैं। जी बिल्कुल, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। बाहर ऐसा है कि जो लोग कोई स्किल ट्रेड में आना चाहते हैं वो लोग इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। और बाहर आप लोग ऐसा, अगर लेट्स सपोज बाहर जाके आप यही पढ़ाई करेंगे तो आपको काफी एक्सपेंसिव भी पड़ेगी, और डायरेक्ट स्टूडेंट वीजा पे बाहर आपको इस पढ़ाई में एडमिशन भी नहीं मिलता, और आपके वीजा लगने के जो रेशियो है वो 99% रिफ्यूजल आते हैं अगर आप इस लेवल पे स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे। तो नॉर्मली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे आपके स्टूडेंट वीजा लगते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे आपको फीस ज्यादा पे करनी होती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बिजनेस है, इंटरनेशनल एजुकेशन उनकी एक एक्सपोर्ट है, तो वो प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट वीजा उन्हीं को दें जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या बैचलर डिग्री के लिए आ रहे हैं, ताकि वो 4 से 6 साल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को या किसी भी वेस्टर्न कंट्री की गवर्नमेंट को फीस पे कर सकें। तो यहाँ पे आप बजाय इसके के 2 साल का प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल करें, अगर आपको करना है दैट्स वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। अगर आपको आगे इंजीनियर बनना है या आपको फीमेल्स के लिए स्पेशली डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है तो वो करें, बट स्पेशली लड़कों के लिए वो लोग अगर डीई कर लें तो उसके बाद भी वो अपने बैचलर या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, वो कर सकते हैं। बट अगर वो डीई कर लें तो उसके बाद उनके पास एक और एडिशनल पाथवे आ जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया किसी वेस्टर्न कंट्री में एज अ स्किल्ड पर्सन माइग्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल करके किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में किसी भी स्किल्ड वीजा पे नहीं जा सकते, आपके पास सिर्फ स्टूडेंट का ऑप्शन बचता है। अच्छा, यहाँ पे DAE जो करते हैं उनको दूसरे दर्जे का या आप समझ लीजिए छोटा या मैकेनिक या एसोसिएट इंजीनियर समझा जाता है, जो उनको इंजीनियर नहीं समझा जाता। तो वहाँ पे क्या है इसका कुछ स्टेटस वगैरह? देखिए, अब वहां पर ऐसा है कि अगर कोई बंदा प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई ऑटो मैकेनिक है, उसकी भी वही रिस्पेक्ट है जो मेरी एज एन एमबीए, कहीं मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, दोनों की रिस्पेक्ट बराबर है।
इनफैक्ट उसकी अर्निंग मुझसे कहीं ज्यादा है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि अब मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे लेट्स सपोज रेट मिल रहा होगा $30 पर आवर, लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने मैकेनिक के पास जाता हूँ, वो मुझे चार्ज करता है $50 पर आवर, उसकी लेबर कॉस्ट खाली, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो अलग। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हम जैसे मैकेनिक को या इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को ऐसा समझते हैं जैसे ये बिल्कुल इनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। वहां पे मुझे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए मैकेनिक के पास। अगर मैंने उसे कहा कि मैं 3 बजे आऊंगा और मैं 3 बजे नहीं पहुंचा, 4 बजे पहुंचा, वो मुझे मना कर देगा कि नहीं, आपकी ना सिर्फ ये कि आज सर्विस नहीं हो सकती, आपने मेरा ये घंटा भी जाया किया, तो अब मेरे पास जब अवेलेबल टाइम होगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे आसान बात आज हमारी गुफ्तगू का मौजूद डीई हो गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैट्रिक के बाद अगर कोई बच्चा डीई करता है, आपने मैं स्पेसिफिक किया है कि अगर इलेक्ट्रिकल में करता है, मैकेनिकल में करता है या वुड वर्किंग में करता है, ये मेनली ज्यादा बेहतर लगाएंगे आपको ऑप्शन, क्योंकि वहां पे स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो छोटा सा एक जल्दी से एक रोड मैप बता दीजिए कि बच्चा अगर मैट्रिक डिप्लोमा कर रहा है इन तीनों ट्रेड से किसी में भी, तो उसको क्या अपने जहन में रखना चाहिए और क्या तरीकेकार अपनाना चाहिए इस माइंडसेट के साथ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। उसे जब वो अपना डीए स्टार्ट करे मैट्रिक के बाद, साथ साथ उसको अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे नॉर्मली अगर कोई कारपेंटर है या इलेक्ट्रिशियन है, उसके पास एक्सपीरियंस है तो क्वालिफिकेशन नहीं है, और अगर क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स नहीं है। तो अब आपको क्योंकि आपके पास अगर 3 साल डीई करने में जितना भी टाइम है, उसको पार्ट टाइम भी आप लैंग्वेज की स्किल्स इंप्रूव करने में लगाएं, तो 3 साल में आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप इजीली जो रिक्वायरमेंट है एज अ ट्रेड पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि नॉर्मली आइल्स में 6 पॉइंट हो चाहिए, वो अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डीई आपको 3 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑटो मैकेनिक में किया है डीई, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी मैकेनिक के पास जाके वहां पे काम सीखें या इस तरह करें। जो नॉर्मली कोई आपके यहाँ पे शोरूम्स होते हैं, डिफरेंट डीलरशिप्स होती हैं, वहां पे भी अगर आप 3 साल की जॉब करते हैं डीई के बाद इन ऑटो इलेक्ट्रिशियन या ऑटो मैकेनिकल, वो भी एज अ रिकग्नाइज्ड एक्सपीरियंस काउंट होता है। और अगर आपको पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा लगता है कि नहीं मैं मैकेनिक की जॉब कर रहा हूँ, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं ऐसा है, तो आप इस तरह की भी जॉब करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सेकंड, अगर इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो बजाय इसके कि आप लोकली काम करें, आप किसी कंपनी में भी एज ए इलेक्ट्रिशियन और एज ए प्लम्बर काम कर सकते हैं, या एज अ रेफ्रिजरेशन मैकेनिक उनकी भी डिमांड है। तो ये सारे काम आप 3 साल का एक्सपीरियंस और प्लस 3 ईयर्स क्वालिफिकेशन, लेकिन आपका एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये 6 साल के पाथवे में नॉर्मली मैट्रिक के बाद अगर आप मास्टर्स तक की भी क्वालिफिकेशन लेते हैं तो आपको 6 साल लग जाते हैं। उसके बाद आप बाहर जाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई स्किल नहीं है। बजाय से अगर आप ये बात पे अपनाएं कि आपको बाहर जाना है, तो 6 साल बाद आप डायरेक्ट एज अ स्किल माइग्रेंट इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी पर्सनली वहाँ इमिग्रेशन तकरीबन 5 साल में हुई। तो अगर मैं यहाँ पे क्वालिफाइड ट्रेड पर्सन या कुछ होता तो मैं डायरेक्ट इमिग्रेशन पे जाता, और वो तमाम बेनिफिट जो मुझे इमिग्रेशन के बाद मिलना शुरू हुए वो मुझे पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जो फीमेल्स हैं डेफिनेटली उनके लिए पाकिस्तान में ट्रेड्स पर्सन सुटेबल नहीं है या करना मुश्किल होगा, लेकिन फीमेल्स के लिए जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो ये है कि वो अगर इंटर करती हैं प्री मेडिकल से या प्री इंजीनियरिंग से, उसके बाद हेल्थ रिलेटेड किसी भी फील्ड में वो अपना 4 साल का बैचलर कर सकती है। हमारे यहाँ ज्यादातर 90% लोग कहते हैं मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है और डॉक्टर बनना है, उनका नाम नहीं आ पाता तो वो छोड़ देते हैं और फिर वो किसी भी फील्ड में बस चूज कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन हो गया, बीएस हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाइडली चूज करें, रिसर्च करें, तो मेडिकल रिलेटेड ऑप्टोमेट्रिस्ट है, डाइटिशियन है, फिजियोथेरापिस्ट है, और इसके अलावा स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है। ये सारे वो ऑक्यूपेशन है मेडिकल रिलेटेड स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो वहां पे काफी इन डिमांड में, और ऐसा नहीं है कि वो आज डिमांड में और कल नहीं होंगे। हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में वहां पे हमेशा जरूरत होती है। तो फीमेल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है कि वो इस तरह की 4 साल की डिग्री करें, और उसके बाद उनको सिर्फ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उनके स्किल इमिग्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप क्योंकि वहां पे मौजूद हैं तो आपको ज्यादा चीजों का पता है, तो आप अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया जो है वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड तो खैर कम है, लेकिन अमेरिका कनाडा की तरफ भाग गई ज्यादा। तो आपने आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले आपने प्लान किया ऑस्ट्रेलिया मूव करने का, तो आपने क्यों किया, और वहां जाने के बाद आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ मेरा फैसला सही था? अच्छा, मेरी इसमें थोड़ी सी पर्सनल चॉइस भी थी, क्योंकि मैं पायलट बनना चाहता था।
तो बहरहाल लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो अफोर्ड नहीं कर सकता था फ्लाइंग की कॉस्ट वगैरह सब थी। तो मैंने एक दूसरा पाथवे चूज़ किया और जो कि फ्लाइट ऑपरेशन का था। तो मैंने पीआई ट्रेनिंग सेंटर से सेल्फ फाइनेंस आई थिंक 2012 में 1 साल की ट्रेनिंग की। और मैंने जो फ्लाइंग का पार्ट है वो नहीं किया उस वक्त, उस पर तकरीबन 50 लाख का खर्चा था। और मैं फिर उसके बाद एयरब्लू में मेरी जॉब हो गई, मैंने 3 साल एज फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर काम किया। उसके बाद फिर मुझे अपने जो फ्लाइंग का एक कहने के दिल में चाह थी कि मुझे बनना है पायलट, तो मैंने बाहर ऑप्शन देखने शुरू किए। अब मैंने पहले कनाडा भी सर्च किया, ऑस्ट्रेलिया भी सर्च किया। कनाडा में टोरंटो एयरबेस से मेरा एडमिशन भी आया था, लेकिन वहाँ मेरा एक दोस्त मौजूद था। उसने मुझे बताया कि भाई कनाडा में अर्निंग आपकी ऐसे नहीं हो सकती कि आप यहीं आके यहीं कमा के अपनी फीस पूरी पे कर सके फ्लाइंग। तो मैंने इस वजह से कनाडा ड्रॉप कर दिया। जबकि ऑस्ट्रेलिया उस वक्त भी और अभी भी ऑड जॉब से मुराद ये है कि मैं अगर कोई एज अ पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर काम कर रहा हूँ या डीएचएल में कोई कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया इज द हाईएस्ट पेइंग कंट्री इन जॉब्स, जो कि लेबर। अब वहाँ पे अगर एक वेटर है जो कि काम कर रहा है, तो उसको भी अगर लीगली वो काम कर रहे हैं तो $24 पर आवर पे मिलती है, जबकि कनाडा में मिनिमम वेज इससे कहीं कम है। एक ये रीजन था कि, और दूसरी बात ये कि अब ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा एनवायरनमेंट है, आई मीन टू से वेदर, वो कराची वालों के लिए या पाकिस्तान के लिए काफ़ी सूटेबल है। कनाडा वगैरह इट्स टू कोल्ड। अब ऑस्ट्रेलिया में आपके पास गर्मी अगर होती है तो बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं होती, मैक्सिमम टेम्परेचर 35-38 होगा, और वो भी सिर्फ साल में 2-3 महीने ऐसा होता है। जबकि सर्दी होती है तो ऐसा नहीं है कि माइनस में टेम्परेचर होगा, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हैं लेकिन वो थोड़े रीजनल हैं। अदरवाइज वहाँ पे नॉर्मल सर्दी में टेम्परेचर ऐसे ही रहेगा जैसे 8-10 या 16 डिग्री सेल्सियस, हमारे जैसे ही, मतलब तो हमारे जैसा। तो हमें इस टेम्परेचर में रहने की आदत भी है और हमारी बॉडी इजीली एडजस्ट कर लेगी। सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह अगर जो लोग ड्राइव करते हैं उन्हें अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में भी सेम राइट हैंड साइड ड्राइव है, ऑस्ट्रेलिया में भी राइट हैंड साइड ड्राइव है, जबकि कनाडा, अमेरिका वगैरह में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है। तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है। और ऑस्ट्रेलिया में या दूसरे कंट्रीज में ड्राइविंग की जॉब में इनिशियली अगर आप स्टूडेंट वीजा पे भी जाते हैं तो अच्छी अर्निंग हो जाती है आपकी। तो मैंने पर्सनली जाने के बाद वहाँ पे अपनी तमाम मास्टर्स की फीस वगैरह ऊबर चला के निकाली है। मैंने 3 साल तक ऊबर चलाई है, अपनी पूरी मास्टर्स की फीस, और माशाल्लाह से मैंने यहाँ पाकिस्तान में उन्हीं पैसों से सेविंग करके घर भी लिया और अपनी शादी की, बहनों की भी शादी की। उसके बाद तकरीबन 4 साल बाद मैंने प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट की। तो एक ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज करने के लिए मददगार साबित हुए, मैंने चूज किया। ये सारी चीजें तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग थी और कुछ आपने एक्सपीरियंस किया। अब इतना वक्त वहां गुजारने के बाद आप क्या समझते हैं कि फैसला बिल्कुल ठीक था, और आगे आने वालों को आप क्या मशवरा देंगे? बेशक मैं मुतमईन हूँ और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ कि मेरा फैसला ठीक था, क्योंकि जब मैंने एयरब्लू से रिजाइन किया था 2017 की बात होगी, इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी मेरी, ब्लू एरिया में ऑफिस था हमारा। तो तकरीबन मेरे साथ के जितने भी लड़के थे वो मुझे कह रहे थे कि यार अच्छी खासी जॉब है, तुम्हें साल के 40-50 टिकट भी मिलते हैं, और हम लोग घूमने भी गए थे फैमिली के साथ, जब टिकट एयरब्लू की तरफ से थे, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या करोगे। अब 2017 में मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये थी, तो लेकिन मुझे ये था कि मैं उस वक्त इस 50,000 में, क्योंकि मुझसे छोटी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था, तो सब कुछ मुझे करना था, तो मैं नहीं कर सकता था डेफिनेटली। अब इस वक्त आप यकीन करें कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 90% वो लोग जो मुझे कह रहे थे कि क्यों जा रहे हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार हमें कोई तरीका बताओ कि हम किसी तरह बाहर आ सकें। अब वो लोग अच्छी पोस्ट पे हैं, कोई मैनेजर है, किसी की तनख्वाह 2 लाख है, किसी की 2.25 लाख है, 2.5 लाख की है, लेकिन उनमें से कोई भी अब पाकिस्तान के हालात की वजह से कह लें या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहते हैं बस किसी भी तरह हम बाहर आ जाए। लेकिन अब उनकी एज, क्योंकि डेफिनेटली उस वक्त अगर वो स्टेप लेते तो फिर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उनकी एज इतनी हो चुकी है कि ना वो स्टूडेंट वीजा पे आ सकते हैं, ना वो किसी इमिग्रेशन वीजा पे आ सकते हैं। आम कराची वाले के लिए या आम पाकिस्तानी के लिए वहां पे सरवाइव करना, जैसे आपने मौसम बता दिया, बहुत अच्छा है। बाकी वहां के लोग या कानून और दीगर इमिग्रेंट्स जो हैं, जो मौजूद हैं, तो एक आम जिंदगी, एक स्टूडेंट के लिए जो अगर पहली दफा जा रहा है, जैसे डीए किया उसने और 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर वो अप्लाई करता है, इमिग्रेशन अप्लाई करता है, तो उसके लिए जिंदगी कैसी रहेगी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। मैं पहले सिडनी में था, 3 साल मैं सिडनी में रहा, मैंने सिडनी से ही अपना मास्टर कंप्लीट किया, फिर मैं मेलबर्न मूव हो गया कोविड के लॉकडाउन के दौरान। अच्छा, मेलबर्न में दुनिया के 140 नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं,
तो आपको वहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे, यानी हर नेशनलिटी से, और हर कोई मतलब उसको आपसे कोई ये नहीं कि आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसा दिख रहे हैं। उनके लिए सब इंसान बराबर है। एक बेसिक चीज ह्यूमैनिटी, वो ये नहीं देखता आपका क्या मजहब है, आपका क्या स्किन कलर है, या आपके क्या कल्चर है। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो जो एक ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो उनमें मौजूद है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भी पाकिस्तान से गया हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट 8 साल वहाँ रहने के बाद अब मैं देखता हूँ तो हमारे पास मुसलमान होने के बावजूद वो तमाम चीजें नहीं है जो वहां लोगों में है। मतलब अगर वो सिर्फ कलमा पढ़ रहे हैं तो उनसे बेहतरीन मुसलमान हो गए। ये तो चलो नॉर्मल सी चीज हो गई कि आपको कचरा नजर नहीं आएगा वहां पे, और गवर्नमेंट के तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो सब है। उसके अलावा भी लोग आपसे कोई ट्रैफिक में अब मेरे सामने कोई आ गया तो वो मुझे पहले रास्ता देगा। कर्टेसी जो है ना, और किसी भी बात पे थैंक यू या सॉरी, दो बहुत छोटे से वर्ड है, लेकिन वहां पे आपको तकरीबन हर कोई जो मुझे नहीं जानता भी होगा, किसी भी बात को ऐसा लगता है कि नहीं उससे कोई गलती हुई है, या वो बिल्कुल अचानक मेरे सामने आ गया तो वो सॉरी कह के साइड में हो जाएगा। या मैंने अगर किसी को रास्ता दे दिया तो वो ड्राइव करते करते थैंक यू का इशारा कर देगा। तो ये जो कर्टेसी है ना, और ये बेसिक, मैं तो ये कहूंगा कि बेसिक ह्यूमन में क्वालिटीज होनी चाहिए, ये वहां पे बहुत अच्छी है। जबकि ये मुझे और अपने मुल्क में तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और वहां पे अगर आप इजीली कोई बंदा जाता भी है तो उसको ये फील नहीं होगा कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या तासुब हो रहा है। उनके लिए ये स्किन कलर या आपकी नेशनलिटी इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, तो फिर वो आपको इक्वल ट्रीट करते हैं कि आप क्रिमिनल हैं तो आपके साथ ऐसा सलूक होगा। और अगर आप अपनी लाइफ अपने तौर पे जैसे भी जीना चाहें, आप अगर मुसलमान हैं, आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की आज़ादी है, वहाँ मसाजिद हैं, और लोग जो मुसलमान यहाँ से वहां गए हैं वो मुझे वहां पे ज्यादा प्रैक्टिसिंग लगते हैं बनिस्बत पाकिस्तान में। और इसके अलावा आप आपकी मर्जी है, अगर वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप उनमें शामिल हो, अगर आप नहीं शामिल हो तो वो माइंड नहीं करते। इस तरह हमारे पास रमजान होते हैं तो वहाँ वो मतलब हमें रमजान की ना सिर्फ मुबारकबाद देते हैं, बल्कि इस तरह की काफी डिस्काउंट डील्स वगैरह लगती हैं, स्पेशली रमजान में, क्योंकि रमजान है, उन्हें पता है कि मुस्लिम्स के लिए एक मुकद्दस महीना है। इसी तरह जिस तरह क्रिसमस में वहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्काउंट पे हो जाती हैं, तो ईद के फेस्टिवल्स पे भी वहाँ पे इस तरह के ओकेजन पे करते हैं वो लोग कि भाई मुस्लिम हैं तो उनका जो ओकेजन है ख्याल करें। जबकि यहाँ मैं जब देखता हूँ बिल्कुल अपोजिट है। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको ये अंदाजा कि रमजानों में क्या प्राइसेस का हाल होता है और ईद पे क्या हाल होता है। ठीक, बहुत बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, जनरल भी, स्पेसिफिक भी। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता हूँ, और मैं अरसलान से ये पूछता हूँ, साहब मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस वक्त 48 प्लस का हूँ, मेरे लिए क्या राह निकल सकती है? कोई है हम जैसे बूढ़ों के लिए या ओवर एज लोगों के लिए कोई लीगल वे? कोई इलीगल नहीं है, कोई लीगल वे आप मुझे बता सकते हैं? स्टूडेंट वीजा या कोई और? पैसे कम है, पैसे ऐसे खर्च नहीं, नहीं बताइए कि आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बताइए। अच्छा देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक जो इमिग्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट है एज की, वो है 44 एज। आपने 44 ईयर्स यानी आपकी 44th बर्थडे हो गई, तब तक आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। जिस दिन आप 45 साल के हुए, 45 ईयर, आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहते। ठीक। अच्छा, सेकंड आपका ऑप्शन हो गया स्टूडेंट वीजा। तो इस एज में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो स्टिल देयर आर चांसेस कि आपको स्टूडेंट वीजा मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोग पीएचडी करते करते वहां पे भी 40 प्लस हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले अपना बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, फिर एक इस तरह ट्रेंड है कि लोग 8-10 साल का फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि उन्हें पीएचडी भी करनी चाहिए, तो वे पीएचडी की तरफ आते हैं। तो 40 प्लस में लोग पीएचडी कर रहे होते हैं, तो पीएचडी का एडमिशन अगर आपको मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप स्टूडेंट वीजा के लिए एलिजिबल हैं। और उसका एक फायदा ये है कि पीएचडी जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो उसमें आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपको वहां पे किसी यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर ढूंढना होगा जो आपको सुपरवाइज कर सके। और वहां पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे करंट प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वो लोग इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें स्टूडेंट रिक्वायर्ड है इस फील्ड की रिसर्च के लिए। आप अपना वहां पे उनको प्रपोजल बना के भेजें कि मैं आपकी इस रिसर्च में शामिल होना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट। तो अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका करिकुलम देख के, तो आप स्टूडेंट वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज में यानी 40, जो भी लोग 44 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, तो उसमें यह है कि आपको पीएचडी पे कम से कम 4 साल का वीजा मिलता है। आपके पास एज अ पीएचडी स्टूडेंट फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, आपके पास लिमिटेड वर्किंग राइट्स होते हैं, जो कि सिर्फ 24 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं।
लेकिन पीएचडी स्टूडेंट या मास्टर बाय रिसर्च की जो डिग्री है उस पर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। तो आप अनलिमिटेड काम भी कर सकते हैं और अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप वापस पाकिस्तान भी आ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वहां पे स्पॉन्सर करते हैं आपको, क्योंकि एक वीजा होता है स्पॉन्सरशिप का, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर। तो लेट्स सपोज आपने पीएचडी की है एनवायरमेंटल साइंस में या किसी भी ऐसी चीज में जिसकी उन्हें जरूरत है, तो आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, उन्हें आपका काम पसंद आता है या उन्हें लगता है हमें इस बंदे की जरूरत है, तो फिर वो कंपनीज आपको स्पॉन्सर कर देती हैं। तो जो लोग आप अगर स्पॉन्सर्ड हो सकें, उनके लिए एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस उस बंदे में अगर वो क्वालिटी है कि उस एम्प्लॉयर की जरूरत को पूरा कर रहा है और एम्प्लॉयर से उसकी अच्छी रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर देगा और फिर आप वहाँ पे एज अ परमानेंट रेजिडेंट रह सकते हैं। बीए की बात की आपने खासतौर पे लड़कों के लिए, बच्चियों की बात की आपने कि अगर वो कोई इंजीनियरिंग में या प्री मेडिकल में इंटर करती हैं तो क्या उनके लिए इंटर करने के बाद वहाँ पे आसानी से मूव करने के, एज अ स्टूडेंट अप्लाई करने के और रिहाइश के, स्पेशली पाकिस्तान से अगर बच्ची अगर जाती है अकेले, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल करने के बाद स्पेशली लड़कियां अगर वहाँ पे आती हैं स्टूडेंट वीजा पे, तो उनके वीजा लगने के चांसेस नॉर्मली हाई होते हैं, बशर्ते कि उनकी क्वालिफिकेशन के दरम्यान में 3 साल या उससे ज़्यादा का गैप ना हो। क्योंकि स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट ये है कि आप जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट और जेन्युइन स्टूडेंट हो। तो उसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन में 3 साल या 2 साल का गैप है, तो वो कंसीडर करते हैं कि नहीं, आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं, आपने पढ़ाई छोड़ दी थी और अब आपको ख्याल आ रहा है कि नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ लूँ। तो एक इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपके क्वालिफिकेशन में गैप ना हो। ये कहीं के भी लिए हर जगह ये नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया यानी कि जो भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज है, यूके में भी तकरीबन इसी तरह का रूल फॉलो होता है, यही फॉलो होता है। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने ज्यादा सख्ती की हुई है इस मामले में। आप अच्छा, दूसरी बात है कि जब वहां पे आप आते हैं, जैसे यहाँ OLX वगैरह एप्लीकेशन है, इसी तरह वहाँ पे गम ट्री के नाम से गम ट्री के नाम से एप्लीकेशन है, उस पर एड्स आए हुए होते हैं कि शेयर्ड रूम अवेलेबल फॉर फीमेल्स ओनली। तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के घर होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रह रहा हूँ, मेरे पास 3 बेडरूम हाउस है, मेरी तो 2 सिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए वो मेरे साथ रहती हैं। लेकिन अक्सर लोग जिनके पास इस तरह के 2 या 3 बेडरूम के घर हैं और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि किसी एक और फीमेल को एज ए स्टूडेंट आया हुआ होगा उसे अपने साथ रखना है। इससे उनके रेंट में, शेयरिंग में थोड़ी सी समझना इकोनॉमिकल हो जाता है। क्योंकि मैं पर्सनली रेंट पे कर रहा हूँ, अगर मुझे अलग घर में रहना है तो तकरीबन $2,500। लेकिन एज अ स्टूडेंट जब मैं गया था, मैं किसी और के साथ शेयरिंग पे रह रहा था, तो मुझे वीकली सिर्फ $150 से $200 पे करने होते थे। तो लड़कियों के लिए कोई इशू नहीं है, इस तरह की बहुत सारे वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं कि फीमेल ओनली वहाँ पे रिहाइश हो सकती है। और लड़कों के लिए भी इसी तरह अक्सर ऐसे घर है जहाँ पे बैचलर फैमिली है, तो वहाँ पे लड़के रह सकते हैं एक रूम में 2। अगर आपको अपना पर्सनल सेपरेट रूम चाहिए तो आप अपना अलग रूम भी ले सकते हैं। तो उसके लिए ये थोड़े से पैसे ज्यादा हाँ, वीकली बजाय इसके कि आप $150 दे रहे हैं, आपको $200 देने पड़ेंगे, आपका अपना पर्सनल रूम हो जाएगा। तो इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्पेशली स्टूडेंट पर्पस पे बनाए हुए भी हैं कि वो इसी तरह बने हुए कि वहाँ स्टूडेंट्स ही रहते हैं, और वो उन लोगों ने जो ऑनर है, लैंड ऑनर या हाउस ऑनर, वो उनका बिजनेस है। और सेकेंडली जो बिल्कुल समरी कह लीजिए कि लड़कियों के लिए हेल्थ रिलेटेड किसी भी फील्ड में वहाँ बहुत ऑप्शन है PR के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बजाय इसके, अगर आपका मेडिकल में एडमिशन ना हो तो आप डिसार्ट होकर कोई और पढ़ लें, बायोटेक्नोलॉजी या किसी और चीज में चले जाएं। आप हेल्थ रिलेटेड दूसरी फील्ड में जाएं जिसकी वहाँ पे जरूरत है। और लड़के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी ट्रेड्स हैं उसमें जाएं, क्योंकि यहाँ पे इन 2 फील्ड्स की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में अगले 15-20 साल तक भी खत्म नहीं होने वाली। बल्कि अभी शायद एक CEO है मेरे ख्याल से, नेविडिया इस तरह की एक कोई मेरे ख्याल से चिप कंपनी है अमेरिका की, उसने अभी कहा था 1 महीने पहले कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मिलेनियर्स आएगी वो IT इंजीनियर या इंजीनियर नहीं होंगे, वो स्किल्ड ट्रेड्स पर्सन होंगे। इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। शुक्रिया बहुत बहुत असलान, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि अगर हमारे नाजरीन में से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं डायरेक्ट तो आपसे कांटेक्ट नहीं करवाऊँगा, आपसे कोई ईमेल एड्रेस का या कुछ इस तरह की सेटिंग करेंगे कि अगर कोई सवाल आता है और कोई आपसे गाइडलाइन चाहता है तो क्योंकि उमूमी तौर पे अगर हम नंबर ऐसे शेयर करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी लाइफ भी है, आपने जॉब भी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कोई ईमेल एड्रेस वगैरह हम ऐसा जनरेट कर लेंगे जिसमें आप कभी किसी की मदद कर सकें अपने पाकिस्तानी बच्चे की उसको करियर के हवाले से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मैं तो बल्कि चाहता हूँ, मेरे मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी मुकाम पे पहुँच गया हूँ, बेशक
इसमें माँ बाप की, मेरे असातिज़ा कराम की, आपकी, स्पेशल मेरे टीचर्स की दुआएं हैं, और बाकी मेरी वजह से, मेरी ज़ात से अल्लाह ताला किसी की भी कोई हेल्प करवा सके तो मतलब अल्लाह ताला किसी को भी वसीला बना सकता है। और मेरे पास या जो कुछ भी है, या मैं जिस मुकाम पे भी हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा, बहुत से लोगों के वसीले से मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो किसी को भी ऐसी कोई हेल्प चाहिए हो इस हवाले से कोई, क्योंकि गाइडेंस बहुत बड़ा मसला है। मैं जब गया था, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इमिग्रेशन कैसे होती है, स्किल वीज़ा कैसे होता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने काफ़ी तगोदो की, और मैंने वहाँ पे अपनी इमिग्रेशन का वीज़ा खुद अप्लाई किया। नॉर्मली वहाँ पे इमिग्रेशन एजेंट आपका इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करने के 4 से $5,000 चार्ज करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे खुद जस्तजू थी कि क्या चीज़ कैसे करनी है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत सपोर्ट रहा, ये कह लें, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज में आपको इंग्लिश में मिलेगी, और आपको इंटरनेट यूज़ करना आता है तो बस आप सर्च करें। आजकल तो चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। बस आपकी लैंग्वेज अच्छी हो तो आप चीज़ों को समझें, तो आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी को कोई टेक्निकल नॉलेज या इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।